गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में हम लोग स्टडी कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में, और जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम किस तरह से एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और कुछ मैंने एग्जांपल्स भी कराए थे। मैंने उसमें एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन करने के अबाउट प्रिंसिपल के बारे में समझाया था, साथ साथ नोबल गैस के टाइप्स में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बताया था। आज उसी सीक्वेंस में पहले हम कुछ और एग्जांपल्स कराएंगे उसके, और फिर हम किस तरह से आयंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो भी आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हमने आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया, मैंने आपको दिया निकल 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। निकल एक मेटल है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और इसका एटॉमिक नंबर है 28। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले 1s2 2s2, ये सिंगल सेट वाले दो हो गए जो s से स्टार्ट करे जाएंगे, 1s 2s। अब p से स्टार्ट करने वाले यानी 2p6 3s2, p वाले जो स्टार्ट करे जाएंगे वो दो दो के सेट में, फिर 3p6 4s2। अब टोटल कर लीजिए पहले। अब 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब इसके बाद D से स्टार्ट होने वाले 3D 20 हो चुके थे, 3D 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में जा रहा है। आप देख रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन D सबशेल में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट D ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम इसको अगर नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हमने बताया था कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको उसके पहले जो P6 आएगा उसको चेक करना है। 3p6 आ रहा है और 3p6 को हम यहाँ तक इतने को आर्गन लिख सकते हैं, हम इसको AR लिख देंगे। लेकिन जब इसके बाद बची हुई शेल्स को लिखेंगे तो उनके शेल के नंबर के अकॉर्डिंग से लिखेंगे। ये 4s है, ये फोर्थ शेल का है और ये थर्ड शेल का है, तो थर्ड शेल को पहले लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 3d8 4s2। ये तो आपका निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। हमने आपको एसपीडीएफ को लिखना बताया और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया। ये लिखना जरूरी क्यों है, उसका रीजन भी समझ लीजिए। जब आप ये लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट शेल कौन सी है, और जब ये लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट सब शेल कौन सी है। लास्ट शेल आपकी 4 आ रही है और 4 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर कोई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। जब पॉजिटिव आयन बनाएगा तो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लास्ट सब शेल से नहीं निकलेगा। अगर हम आपसे कहें Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, Ni+2, यानी ये +2 कब आएगा? +2 तब आएगा जब Ni से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएंगे। तो आपको जब भी किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसके पहले आपको नॉर्मल एलिमेंट का यानी न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Ni+2 के लिखने के लिए हमको Ni का लिखना जरूरी है, और Ni का किस टाइप से लिखना जरूरी है वो भी आपको बता दें, वो शेल के फॉर्म में लिखना जरूरी है या नोबल गैस के टर्म्स में लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और ये वाले कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे तो लास्ट आपको ये लगेगा और आप इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, और जब आप ये D से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आपका ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि शेल आपकी ये है, लास्ट 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपका Ni का कॉन्फ़िगरेशन +2 का जो बनेगा वो बनेगा AR। इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों हट जाएंगे, बनेगा 3d8, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 4s0। या आप इसको नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें। हम आपको समझाने की वजह से 4s0 मैंने लिख दिया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जितना भी चार्ज होगा किसी पे, उसमें पहले हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करके उतने इलेक्ट्रॉन लास्ट साइड से निकालने होंगे। अगर यहाँ पे हम Ni+3 कर दें, Ni+3 मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो आप करेंगे AR। अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है, 0 हो चुका है, तो आप यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं
और ये बनेगा आपका 3d7 और 4s0 लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स एक और हम आपको इसी तरह का एक एग्जांपल और बताते हैं। हम यहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया। Fe+3, कभी आपको Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया जाएगा तो एटॉमिक नंबर Fe का दिया जाएगा, क्योंकि +3 हो या Fe हो, दोनों के एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आता। Fe का एटॉमिक नंबर दिया जाएगा आपको 26। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम आपको 2 बार समझा चुके हैं। किस फॉर्म में लिखेंगे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखेंगे। हमने लिखा AR, और AR हो गया ये आपका 3p6, उसके बाद आएगा 4s2 और 4s2 के बाद आएगा 3d जो भी आ रहा हो। तो हम पहले 3d लिखेंगे फिर 4s2 लिखेंगे। अब हमारे इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए 18 और ये 20 और यहाँ पे 6 लिख दिया 18 6 2। अब हमको लिखना है Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो हम लिखेंगे AR, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा, 3d5 4s0। दिस इज Fe+3 आंसर। ऐसे अब आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं जो आपको घर से करने हैं। आपको Zn+2 का करना है, Cu+2 का करना है, और नेक्स्ट आपको करना है P-3 का। P में आपको इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये 3 क्वेश्चंस आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सबशेल्स में करी, किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा जाएगा और कौन सी सबशेल में सबसे पहले फिलअप किया जाएगा। सबशेल का पार्ट होता है ऑर्बिटल। पहली सबशेल S होती है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। हम इस तरह से अपने लिए पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए स्क्वायर बनाते हैं, कुछ जगह सर्किल भी बना सकते हैं। P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 एक साथ बनाए जाते हैं, और D सबशेल में 5 होते हैं, वो भी एक साथ बनाए जाते हैं। उसी तरह से F में 7 होते हैं। जब हम सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, S में 2 फिलअप कर सकते हैं, P में 6 कर सकते हैं और D में 10 कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है। इलेक्ट्रॉन S में जब फिलअप करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। P में इस ऑर्बिटल में 2, इसमें 2 और इसमें 2, टोटल 6 आ सकते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं। अगर आप P7 लिख देते हैं तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग माने जाएंगे। फिर उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि इसको अरे सर धोखा हो गया, नहीं, 7 नहीं लिखना है। 1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 7 नहीं चलेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एक ऑर्बिटल में तो 2 हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है। ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं तो आप इसको क्या मानेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। न्यू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फिर आप कहेंगे सर अगर एक यू घूमेगा और एक यू घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, तो आपस में ये टकराएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं टकराएंगे। ये एक दूसरे से बिल्कुल नहीं टकराएंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कैसे घूम रहे हैं। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और यहाँ इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन न्यू घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यू घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन न्यू घूम रहा है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही साथ आके मूव करेंगे।
एक ही सर्किल में बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो स्फीयर है, एटम स्फीयर है, कोई यूं घूमेगा, कोई यूं घूमेगा। आपने सर्कल देखे हो अगर तो उसमें देखा होगा एक सर्किल के अंदर कई लोग बाइक चलाते हैं, बाइक उल्टी भी होती है और वो उनकी वेलोसिटी इतनी एग्जैक्ट होती है कि छोटे से एक स्फीयर के अंदर बहुत सारे लोग बाइक चला रहे होते हैं, किसी किसी में 4-6 मीटर तक चलाते देखा मैंने, और वो एक दूसरे को लड़ते नहीं है और सबकी रेडियस सेम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुआ तो हो सकता है दूसरा यहाँ पे हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है। इस तरह से एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो हमको इसमें यहाँ तो क्लॉक और इतनी जगह भी नहीं है स्टडी करना, हमने अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ एरो से इंडिकेट करेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल है और ऊपर की तरफ एरो सारी बुक्स में एक ही तरह से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इंडिकेशन दिया गया है। ये आपकी मर्जी है किसको आप कहें कि ये एंटी क्लॉक है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि ऊपर वाला ही क्लॉकवाइज होगा, कोई भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है, कोई भी एंटी क्लॉक। लेकिन अगर एक क्लॉक घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में बनाया जाएगा डाउन साइड। एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, आपने आराम से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम पी में इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करेंगे, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं उसमें। पी में 1 भी कर सकते हैं, पी में 2 भी कर सकते हैं, पी में 3 भी कर सकते हैं, पी में 4 भी कर सकते हैं, 5 भी और 6 भी। ऑर्बिटल है 3। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पी में कैसे भरेंगे? हमें 4 भरने, 4 भरने। एक में आपको पता है 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, एक भर सकते हैं, खाली रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 हो सकते हैं। आप कुछ बच्चे यूं भरेंगे, अप डाउन ब्लैंक, कुछ कहेंगे सर हम यूं भरेंगे, अप डाउन, कुछ कहेंगे सर हम यूं भरेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, अप डाउन, कुछ बोलेंगे सर हम यूं भरेंगे, अप डाउन अप। स्टूडेंट्स, इसमें से कोई एक ही सही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही भर सकते। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कोई ऐसे सबशेल में जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगी और उसका रूल का नेम है हर्ट्ज रूल, HUNDS। According to the Hund's rule, when we fill the electrons in the subshell having more than 1 orbital, ऐसी सबशेल में जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं, P में है, D में है, F में, S को छोड़ दीजिए, so we fill electron in every orbital at least 1। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। P में कितने ऑर्बिटल थे? 3 ऑर्बिटल्स। हम इलेक्ट्रॉन कितना भरने जा रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये P में 3 ऑर्बिटल्स बना लिए, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी हमें 4, तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग पहले 1 1 1 सब में एक एक होना जरूरी है, तभी आप पेयरिंग करेंगे, तभी आप अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑर्बिटल खाली रह जाए और किसी में पेयर बन जाए, बिना सारे के भरे हुए पेयरिंग नहीं हो सकती। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं सबको देने के बाद, then it will start to fill from the first orbital in the opposite direction। फिर शुरुआत वाले से, यानी कि हमें 4 भरने थे, अभी हमने कितने भरे? 1 2 3, अभी एक बच गया है तो हम ये भरेंगे, पहले वाले में पेयर हो जाएगा, ये दोनों के अनपेयर्ड रहेंगे।
अगर कैलकुलेशन करा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप बताएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर किसी ने गलती करी है, सही नहीं भरा है, यूं भी भर सकता था ना, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन के हिसाब से आपने 4 भर दिए, ये दोनों के पेयर बन गए। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अपोजिट डायरेक्शन और क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों ने एक दूसरे की मोमेंटम को नेग्लेक्ट कर दिया है। एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी अगर इससे इसने ऐसे कर देंगे, और जो स्टडी हो रही है सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो चीजें आप देखते हैं, मैग्नेट किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बहुत सी चीजों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, वो यही प्रॉपर्टी है, वो यही प्रॉपर्टी है। कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी मैग्नेट की तरफ, कौन सी नहीं होगी, डिपेंड करेगा उस पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेट उसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, दूर करेगा अपने से। तो हम तो P4 का बना रहे थे, हमें U बनाना चाहिए था, हमने U बना दिया। पहला आंसर तो ये रॉन्ग हुआ कि हमने बना गलत दिया। दूसरा आंसर ये रॉन्ग हो गया कि हमसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं, तो जब ये बनाया तो हम 0 अनपेयर्ड लिखेंगे, 0 अनपेयर्ड लिखेंगे। और जब 0 अनपेयर्ड लिखेंगे तो तीसरा आंसर पूछेगा कि मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो आप कह दोगे इसे तो रिपेल करेगा। और बल्कि है क्या, ये सही है, इसमें 2 अनपेयर्ड आ रहे हैं और इसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक बोला जाता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे, वो बोले जाते हैं डायामैग्नेटिक। तो हमें वंश समझ में आना चाहिए, अगर हम किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल हैं, तो पहले हम सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दें सेम डायरेक्शन में, एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें भरना है D7 का, किसका भरना है, अब ये भी ध्यान रखना है, D का भर रहे हैं और 3 ऑर्बिटल बना रहे हैं। पता चला D में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल D में। तो हमें पहले 5 बनाने हैं ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, इससे मतलब नहीं है, ऑर्बिटल पूरे बनेंगे 5। इस वजह से सर ने तो हमें D2 का बनाना है, क्यों हम 5 ऑर्बिटल बनाएं, D2 बना लें 2, 1 और 2, गलत है, रॉन्ग हो जाएगा। 5 ऑर्बिटल्स पूरे बनाने पड़ेंगे, भले वो वैकेंट रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली रह जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो, कोई इशू नहीं है। हमने भरना है D7, 1 2 3 4 5, सब में एक एक हो गए, इलेक्ट्रॉन बच गए। अब बचे 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो फिर से यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये हो गया और ये हो गया, 7 हो गए। कितने पेयर्ड बने, 2 पेयर्ड हो गए या 3 अनपेयर्ड हो गए। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने, अनपेयर्ड 3, पेयर्ड 4। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पेयर का मतलब टोटल पेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स में करी है, 2 और 2 4। अनपेयर्ड 1 2 3 जिनके पेयर नहीं बने। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से हम फिलिंग करेंगे। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया, हर तरह से कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। अब आप इस को एक जैसे क्वेश्चन दिया आपको, Cu+2, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो हमें Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, Cu29, ये स्पेशल भी है थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, और इसी तरह से समझ में भी आपको आएगा। हमने लिखा Ar, ये हो गया आपका 18, और 3D आएगा इसके बाद, और 4S आएगा, S में 2 होता है, 20 हो गया, यहाँ 9 बच रहा है, ये गलत है। लेकिन अभी आप समझ लेंगे गलत क्यों है, ये गलत है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं
और फिर उसके बाद बताऊंगा कि सही क्या आएगा। अगर हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते और फिर उसकी आर्बिटल बनाते तो शायद एक लाइन में हमारा आ ही नहीं पाता, इतना लंबे आर्बिटल्स हो जाते, 1s का बनाते फिर 2s का बनाते। इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है, इसलिए पीछे वाले आर्बिटल्स को लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारे फील्ड हैं। हम लिखेंगे AR, उसके बाद हम D बनाएंगे, D में 5 आर्बिटल्स बनाएंगे, उसके बाद S बनाएंगे। D में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ रहे हैं 9, लेकिन ये गलत है, मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन समझा रहा हूँ क्यों, कि सही लिखेंगे हम लोग। इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5। किसी भी सबशेल में जैसे P की बात करें P6 या P3, D की बात करें D10 या D5। D P की पहले समझाते हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन 6 ही भर सकते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 2 हो गए। D में 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी सब में 2 2 हो गए, कंप्लीट फिल हो गया। उसी तरह P में 3 इलेक्ट्रॉन सब में 1 1 हो गए, 3 ऑर्बिटल होते तीनों में 1 1 हो गए। D में 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी D में 5 होते हैं ऑर्बिटल, सब में 1 1 हो गए। ये पोजीशन जो है, ये कंडीशन जो है किसी भी एटम्स की, किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी बनाती है। अगर D में 10 है तो वो स्टेबल ज्यादा, D में 9 बहुत कम स्टेबल। D10 हो या D5 हो तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल माना जाएगा। P6 हो या P3 हो वो एक्स्ट्रा स्टेबल माना जाएगा। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें D10 और D5 में कौन ज्यादा स्टेबल, तो जिसमें कंप्लीटली फील्ड है D10 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद D5 स्टेबल, बाकी कोई भी D का कॉन्फ़िगरेशन इन सबसे कम स्टेबल माना जाएगा। तो हमारे अब इलेक्ट्रॉन ये अभी स्टेबल है। अब हम इसमें और इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 6 7 8 9, ये D के इलेक्ट्रॉन भर दिए। एक कम पड़ रहा है हाईली स्टेबल होने के लिए, और यहाँ पे हमने 1 2 ये भर। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसकी एनर्जी, बल्कि अगर वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s पहले आता है और D बाद में आता है, 4s2 3D 9 आता है। इसकी स्टेबिलिटी होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है, कभी भी इसीलिए D9 पे जाके नहीं रुकेगा, क्योंकि D10 क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और उसको करने के लिए वो आगे अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको खींच करके अपने में कर देगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, हमने बता दिया आपको, आगे इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहां से लेंगे आप, फिर तो D9 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमने बोल रहे थे बार बार, ये रॉन्ग लिख रहे हैं, यानी कि ये यहां से यहां चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ये वाला हटेगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला जो बाद में भरा गया था, और यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ हो गया D10 और यहाँ हो गया S1। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सही आया, 3D10 4S1। ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, 3D10 मैं इसी पे सही कर रहा हूं। आप कभी लिखेंगे नहीं कि आप सोचेंगे हम भी ऐसे लिखें, आपको सीधे यही लिखना है। कि लोग नहीं पहले 99 लिखेंगे फिर 4s2 लिखेंगे फिर सबको बताएंगे कि ऐसे करेगा, आपको नहीं बताना है, आपको तो बता दिया गया। तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, D10 और 4s1। और हमने और एक केस और आपको बताया कि अगर D5 है तो अगर D5 ज्यादा स्टेबल हो कि केस में D4 आ रहा है, आगे 4s2 आ रहा है, तो भी आप यही करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएंगे, D5 और 4s1 कर देंगे। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन माना जाता है इसमें। एक्सेप्शन कुछ नहीं है, सब कंडीशन है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी को पहुंचने वाला है, स्टेबल होने जा रहा है, तो क्यों अपने को वहां पे खड़े।
अब इसमें बोला गया था +2 का करने के लिए, तो जब Cu +2 करेंगे तो आप करेंगे Ar, और ये इलेक्ट्रॉन दो निकलेंगे, एक ये निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, जो लास्ट में फिल हुआ है वही निकलेगा, तो बन जाएगा 3d9 4s0। अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर आपने यहाँ पे D9 लिख दिया, क्यों? आगे इलेक्ट्रॉन नहीं, हम यहाँ पे 9 लिखे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बने, तब आप बोलना कि सर आगे तो इलेक्ट्रॉन है, फिर क्यों आप कर रहे? स्टेबिलिटी को करिए ना। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में चारों तरफ लगा रहेगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये फौरन अपने को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर हो रही बात? अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर हम D9 बनाएंगे तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन था हमारा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu डबल पॉजिटिव? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो वो डाईमैग्नेटिक होता। अगर हम यहाँ पे Cu+1 बोलते तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलता, और Cu+1 में फिर ये सारे पेयर होते। Cu+1 इज अ डायमैग्नेटिक while Cu+2 is a paramagnetic. Okay students? स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको उसको जरूर करना है और प्लीज कमेंट सेक्शन में इसको रिप्लाई करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, which will be more paramagnetic? इन दोनों में कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है? Mn+2 और Mn+4। ये है, मैं Mn का एटॉमिक नंबर दे देता हूं, Mn = 25। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ में, और प्लीज इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर आगे आने वाला है। गुड बाय।